क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता अपनी बीमार बच्ची की जान बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है? एक ऐसी दुनिया जहां गरीबी का मतलब सिर्फ भूख नहीं बल्कि मौत है, और जहां अमीर लोग गरीबों की बेबसी का तमाशा टीवी पर लाइव देखते हैं। यहाँ एक लाचार माँ अपनी 1.5 साल की बच्ची की दवा के लिए खुद को बेचने पर मजबूर है, क्योंकि उसकी बच्ची तेज बुखार में तप रही है और उनके पास डॉक्टर को देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। लेकिन इस अंधेरे में एक आदमी है जो हार मानने को तैयार नहीं है, और वह है बेन रिचर्ड्स, जो अपनी बेटी को तिल तिल मरता देख एक ऐसा फैसला करता है जो शायद उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि वह डी नेटवर्क के उन खूनी गेम्स में हिस्सा लेने जा रहा है जहां जीत का मतलब बेहिसाब दौलत है और हार का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत। यहाँ टीवी पर ट्रेडमिल 2 बक्स जैसे शो चलते हैं जहां एक बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांस तक भागता है, और जब वह गिरता है तो जनता तालियां बजाती है। बेन अपनी पत्नी शीला की लाख मिन्नतों के बावजूद उस डरावनी ऊंची इमारत की तरफ निकल पड़ता है जिसे गेम्स बिल्डिंग कहा जाता है। रास्ते में उसे समाज की वो कड़वी हकीकत दिखती है जहां अमीरों के पार्कों में जाने के लिए $7 की फीस लगती है और गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है। उस इमारत के अंदर कदम रखते ही बेन का सामना उन क्रूर पुलिस वालों से होता है जो इंसानों को जानवर समझते हैं। लेकिन बेन की आंखों में डर नहीं बल्कि एक आग है। उसे अपमानजनक मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है जहां डॉक्टर उससे उसकी निजी जिंदगी के बारे में चुभते हुए सवाल पूछते हैं। उसे पागलों की तरह परखा जाता है और फिर शुरू होता है मानसिक इम्तिहानों का सिलसिला जहां रिंदा वार्ड जैसी खूबसूरत लेकिन ठंडी ऑफिसर उसका टेस्ट लेती है। बेन को एहसास होता है कि यहाँ हर कोई उसे मानसिक रूप से कमजोर समझ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह शहर के गरीब इलाके से आता है। वह अपनी पत्नी को फोन करने के लिए एक पुलिस वाले के आगे हाथ फैलाता है, और जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने रात भर साइको पर जाकर बच्ची के लिए दवा का इंतजाम किया है तो उसका दिल फट पता है। वह खुद से वादा करता है कि अब कोई न कोई तो इसकी कीमत चुकाएगा। अगले दिन उसे एक शानदार ऑडिटोरियम में ले जाया जाता है जहां गेम्स का असिस्टेंट डायरेक्टर बड़े गर्व से ऐलान करता है कि वे सब चुन लिए गए हैं। लेकिन ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि अब ये लोग शिकार बनने वाले हैं उस खेल के जिसे द रनिंग मैन कहा जाता है। एक ऐसा खेल जहां पूरी दुनिया आपको मरते हुए देखना चाहती है और आपके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह है भागना, अपनी जिंदगी के लिए भागना। और अब तक इस खेल से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा है। खेल शुरू हो चुका है और अब किस्मत के लिफाफे बांटे जा रहे हैं। बेन रिचर्ड्स के हाथ में भी एक लिफाफा आता है जिस पर लिखा है एलिवेटर नंबर 6। यह रास्ता उसे मौत के उस खेल की ओर ले जाता है जिसे द रनिंग मैन कहते हैं। यहाँ उसका सामना लाफलिन जैसे दूसरे प्रतियोगियों से होता है जो जानते हैं कि इस बार का मुकाबला अस्पताल पहुंचाने वाला नहीं बल्कि जान लेने वाला है। बेन को सीधे शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डैन किलियन के पास ले जाया जाता है, जो बाई शालीनता से बताता है कि पिछले 6 सालों में इस खेल से कोई जिंदा वापस नहीं आया। नियम बहुत सरल हैं। हर घंटे जिंदा रहने के लिए आपको पैसे मिलेंगे, और अगर आप 30 दिनों तक छिपने में कामयाब रहे तो आप $1 अरब के मालिक बन जाएंगे। लेकिन डैन यह भी साफ कर देता है कि लोग आपको मरते हुए देखना चाहते हैं, और इवान मैककोन जैसे शिकारी आपकी तलाश में पलके नहीं झपकाएंगे। बेन डैन की दी हुई लक्की को ठुकरा देता है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए 10% एडवांस और शराब की 2 बोतलें जरूर लेता है। वह डैन से मिले पैसों को एक पुलिस वाले के जरिए अपनी पत्नी तक पहुंचाता है ताकि उसकी बीमार बच्ची का इलाज हो सके। उस रात बेन को एक खौफनाक सपना आता है जहां उसकी पत्नी का जनाजा उठाए और पुलिस वाले उसे घुटनों पर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगले दिन जब असली शो शुरू होता है तो बॉबी थॉमसन जनता को उकसाता है और बेन की पत्नी की एक फर्जी फोटो दिखाकर उसे लालची बताता है। बेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह लाइव टीवी पर जनता को बास्टर्ड कहता है। वह ऐलान करता है कि वह पूरे 30 दिन जिंदा रहेगा और अपनी पत्नी का अपमान करने वालों को सबक सिखाएगा। जनता के गुस्से और शोर के बीच बेन को 12 घंटे की मोहलत देकर सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। डैन उसे सलाह देता है कि अपने जैसे गरीब लोगों के बीच रहना और हथियारों के बजाय अपने पैरों का इस्तेमाल करना। बेन बिल्डिंग से बाहर निकलते ही एक टैक्सी पकता है जहां ड्राइवर उसे पहचान लेता है, लेकिन इनाम के चक्कर में गवाही न होने की वजह से वह उसे छोड़ देता है। बेन वहां से भागकर एक वीरान कंस्ट्रक्शन साइट और गलियों से होता हुआ अपने पुराने जानकार मोली जर्निगन के पास पहुंचता है। मोली जो एक अंधेरे कमरे में छिपा हुआ है वह बेन को देखकर डर जाता है, लेकिन बेन के पास अब पैसा है और उसे शहर से बाहर निकलने के लिए फर्जी कागजातों की जरूरत है, क्योंकि अब शिकारी निकल चुके हैं और बेन की हर एक सांस की कीमत लगाई जा चुकी है। होटल और एयरपोर्ट की चकाचौंध के पीछे मौत अपना जाल बिछा चुकी है। बेन रिचर्ड्स अब जॉन ग्रिफिन स्प्रिंगर बनकर खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगा है।
वह मोली की दी हुई जाली पहचान और हुलिया बदलकर न्यूयॉर्क पहुंचता है और वहां के ब्रांड होटल में छिप जाता है। वह कैमरा चालू करके द नेटवर्क के लोगों पर हंसता है, लेकिन उसे नहीं पता कि पीछे क्या तबाही मच चुकी है। शिकारी इवान मैकोन ने मोली को पकड़ लिया है और बेरहमी से उसके नाखून उखाड़कर बेन का नया नाम उगलवा लिया है। बेन को एहसास होता है कि खतरा करीब है। वह न्यूयॉर्क से बोस्टन की बस पकड़ता है, जहां एक पुलिस वाला चोर के पीछे भागते हुए लगभग उससे टकरा जाता है, लेकिन बेन की किस्मत अच्छी है कि वह बच निकलता है। बोस्टन के YMCA में उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जिसका सिक्का मशीन ने निगल लिया है। वहां का क्लर्क नस्लभेदी बातें करता है, लेकिन बेन को सिर्फ अपनी जान और समय की फिक्र है। वह होटल के कमरे में टीवी पर अपना ही शो मिस कर देता है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि शिकारियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। वह अपनी जान बचाने के लिए एक खतरनाक और पागलपन भरा रास्ता चुनता है। वह YMCA के बेसमेंट में जाकर कागजों के ढेर में आग लगा देता है और बिजली के फ्यूज उगा देता है ताकि पूरा अंधेरा हो जाए। वह रेंगते हुए एक गंदे सीवर पाइप के जरिए नीचे गिरता है, जबकि उसके पीछे पूरी इमारत धमाकों के साथ जलकर राख हो जाती है और आग की लपटें उन शिकारियों को अपनी चपेट में ले लेती हैं जो उसे पकने आए थे। बेन सीवर की गंदगी और कीच में गिरता है और थककर चूर होकर एक सूखे कोने में सो जाता है। जब वह होश में आता है तो एक मैनहोल के जरिए बाहर निकलता है, जहाँ उसकी मुलाकात 11 साल के काले बच्चे स्टेसी से होती है। स्टेसी पहले तो डर जाता है, लेकिन जब बेन उसे पैसे देता है और पुलिस के प्रति अपनी नफरत जाहिर करता है तो दोनों के बीच एक भरोसा कायम होता है। स्टेसी अपने भाई ब्रैडली को बुलाकर लाता है। ब्रैडली, जो बेन को टीवी पर देख चुका है, उसे पता चलता है कि बेन ने YMCA को उकाकर कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया है। वह बेन से कहता है कि तुम सूरज से भी ज्यादा गर्म और खतरनाक हो चुके हो। अब बेन के पास कोई ठिकाना नहीं है और ब्रैडली उसे अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि अब उन्हें शहर से बाहर निकलने और इस खूनी खेल को खत्म करने के लिए कोई बाहर रास्ता खोजना होगा। बेन और ब्रैडली अंधेरे रास्तों से होते हुए स्टेसी के घर पहुंचते हैं, जहां गरीबी का खौफनाक चेहरा साफ नजर आता है। बेन देखता है कि ब्रैडली की 5 साल की छोटी बहन कैसी दोनों फेफड़ों के कैंसर से जूझ रही है और तड़प रही है, जिससे बेन को अपनी बीमार बेटी की याद आ जाती है। ब्रैडली बेन को समझाता है कि इस गेम में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नेटवर्क ने सब कुछ फिक्स कर रखा है। बेन बताता है कि उसे हर दिन 2 मेमोरी कार्ड भेजने होते हैं, जिस पर ब्रैडली उसे एक तरकीब बताता है कि पोस्टमार्क से बचने के लिए वह उन कार्ड्स को अलग अलग जगहों से पोस्ट करवाएगा। खाना खाते वक्त स्टेसी मीट देखकर ऐसे खुश होता है जैसे उसने कोई खजाना देख लिया हो, जो उनकी बेबसी को बयां करता है। अगली शाम बेन टीवी पर अपना ही शो द रनिंग मैन देखता है और दंग रह जाता है। नेटवर्क ने उसके भेजे गए वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है। टीवी पर बॉबी थॉम्पसन बेन को एक खूंखार हत्यारा साबित कर रहा है और उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलवा रहा है जो उसने कभी कहे ही नहीं, जैसे भाड़ में जाए पुलिस और मैं सबको मार डालूंगा। इतना ही नहीं, शो में उन 5 पुलिस वालों की विधवाओं और अनाथ बच्चों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिन्हें बेन ने नेटवर्क के दावे के मुताबिक मारा था, जिससे पूरी जनता बेन के खून की प्यासी हो जाती है। बेन गुस्से में चिल्लाता है कि ये सब झूठ है, लेकिन ब्रैडली उसे हकीकत दिखाता है कि अब उसे पूरी दुनिया एक शैतान मानती है। अब बोस्टन से निकलने का वक्त है। ब्रैडली एक सभ्य बिजनेसमैन का हुलिया बनाता है और बेन को अपनी गाड़ी की डिग्गी ट्रंक में छिपा देता है। रास्ते में एक पुलिस खमजा रोड ब्लॉक आता है, जहां बेन की सांसें अटक जाती हैं। पुलिस वाला डिग्गी पर हाथ मारकर पूछता है कि अंदर क्या है, लेकिन ब्रैडली बड़ी चालाकी से उसे बातों में उलझाकर वहां से निकल जाता है। वे मैनचेस्टर पहुंचते हैं, जहां ब्रैडली ने बेन के लिए ऑगडेन ग्रासनर के नाम से एक कमरा बुक किया है। बेन को एक रिवॉल्वर दी जाती है और वह अब इस सफर के अगले और एशियन नेस नाट सबसे खतरनाक पांव पर है, जहां उसे न केवल शिकारियों से बचना है, बल्कि उस सिस्टम को भी बैनकाप करना है जिसने उसे पूरी दुनिया की नजरों में एक कातिल बना दिया है। मैनचेस्टर में ब्रैडली से $600 और फर्जी पहचान लेकर बेन अब फादर ऑगडेन ग्रासनर के रूप में एक नए सफर पर है। ब्रैडली उसे विदा करते हुए वादा करता है कि वह उसके मेमोरी कार्ड्स को सही सलामत भेज देगा ताकि नेटवर्क उसकी लोकेशन ट्रेस न कर सके। बेन विंथ्रोप हाउस होटल में एक पादरी के भेष में छिप जाता है, जहां वह अंधा होने का नाटक करता है। इसी बीच टीवी पर उसे पता चलता है कि दूसरा रनर लाफलिन मारा जा चुका है और उसे पकड़वाने वाले 2 छोटे बच्चों को इनाम के तौर पर कल के शो में बुलाया गया है। बॉबी थॉम्पसन बेन को टीवी स्क्रीन पर लाफलिन की लाश दिखाकर चेतावनी देता है कि उसका भी यही अंजाम होगा, लेकिन बेन का असली डर तब हकीकत बनता है जब उसे एक भयानक सपना आता है कि ब्रैडली पकड़ा गया है और शिकारी उसकी आंखें निकालकर उसे सच उगलने पर मजबूर कर रहे हैं। अगले दिन जब बेन होटल से निकलता है तो वह शक के घेरे में आ जाता है और एक पुलिस वाला उसे गौर से देखता है। बेन वहां से भागकर पोर्टलैंड की ओर निकलता है, जहां उसे एल्टन पैराकिस नाम के आदमी के पास पनाह लेनी है। पोर्टलैंड की जर्जर गलियों में पहुंचकर वह नीले दरवाजे वाले घर पर दस्तक देता है, जहां एल्टन की मां वर्जीनिया उसे शक की निगाह से देखती है।
जैसे ही वर्जीनिया की नजर टीवी पर बेन के चेहरे पर पड़ती है, वह समझ जाती है कि यह वही इनामी कातिल है और वह बेन पर चाकू से हमला कर देती है। एल्टन उसे रोकता है और बेन को ऊपर के कमरे में छिपा देता है, लेकिन वर्जीनिया अपनी वफादारी और इनाम के लालच में पुलिस को फोन कर देती है। सायरन की आवाजें करीब आते ही बेन और एल्टन अपनी जान बचाने के लिए कार की ओर भागते हैं, जहां पुलिस की गाड़ियों के साथ उनका जबरदस्त मुकाबला होता है। बेन